नमस्कार, सनातन सरोकार के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं हर्ष, जो कि सोशल सेक्टर में काम कर रहे हैं पीरामल फाउंडेशन के साथ, राइट। और हर्ष के साथ हम डिस्कस करेंगे कि युवाओं का एक सामाजिक परिवर्तन लाने में क्या योगदान हो सकता है। हर्ष का इंट्रोडक्शन एक तो यही है कि ये पीरामल फाउंडेशन में काम कर रहे हैं, और इसके अलावा ये मेरे स्कूल के जूनियर हैं, पड़ोसी भी हैं, छोटे भाई भी हैं, और बहुत सारे डिस्कशंस हमारे सोशल इश्यूज के बारे में होते रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा मैं ना बोल के हर्ष को ही बोलने को कहूँगा। तो हर्ष, स्वागत है। थैंक यू। पहले तो मैं अभी राजस्थान में एज ए गांधी फेलो काम कर रहा हूँ। ठीक है। मेजरली डिजिटल एजुकेशन का एक्सेस रूरल इंडिया तक पहुँचाने के लिए लाइफ स्किल पर भी काम कर रहे हैं। और इसके अलावा मैं थोड़ा एक्स्ट्रा तौर पे जेंडर पे थोड़े बहुत सेशंस टीचर्स के साथ, प्रिंसिपल्स के साथ, बच्चों के साथ कम्युनिटी में, क्योंकि जेंडर इन द सेंस जेंडर इक्वालिटी, जेंडर सेंसिटिविटी। ओके। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरत है हमारे समाज को। यानी राजस्थान का स्पेसिफिक कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है जो मैंने फील किया है, जो डेटा भी बताता है कि सेक्स रेशियो, चाइल्ड मैरिज, सारा चीज़ें। तो इन्हीं सारे डोमेन में काम कर रहे हैं। और अभी मैं चित्तौड़गढ़ में हूँ 4 महीने से। इससे पहले मैं बीकानेर में था, तो मारवाड़ से मेवाड़ दोनों एरिया कवर कर लिया है। ठीक है। तो हम आपके काम के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे बेसिक क्वेश्चन तो यही आता है कि आप सोशल फील्ड में हैं और एज अ प्रोफेशनल हैं। तो मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि ये बाय चॉइस आपका डिसीजन था, और दूसरा ये कि कहाँ से आपको इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिली कि इस फील्ड को एज अ प्रोफेशन ऑप्ट करने के लिए। और उसके पहले मैं ये भी चाहूँगा कि अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। तो जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले शेयर किया कि जूनियर हूँ, तो केंद्रीय विद्यालय उन्नाव से 12th तक पढ़ाई, इंटरमीडिएट, फिर दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, एंड उसके बाद यहाँ पे पीरामल फाउंडेशन में एज अ फेलो, गांधी फेलो काम। तो ये एक तरीके का मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है। और कहाँ से मोटिवेशन मिली, तो बहुत मतलब मेजर चेंज तो मुझे लगता है कि कोविड के टाइम पे ही जो अच्छे तरीके से हिट किया था। कोई ट्रिगर पॉइंट था जिसकी वजह से? तो पहले से ही मैं कुछ हद तक मतलब आइडियल्स तो मानता था, पढ़ा नहीं था उन्हें। होता है बेसिकली, मैं किसी को जज नहीं करता इसमें, क्योंकि मैं ही उस पे आ रहा हूँ कि आइडियल्स तो मानते हैं लोग, बट पढ़ा नहीं होता है। तो मैं भगत सिंह को शुरुआत से ही कि भगत सिंह इंटरेस्टिंग स्टेटस लगा देना डीपी, और कि वैसा होना चाहिए। तो ये आइडियलिज्म कहाँ से आया? मूवीज से या? मूवीज। ओके। मूवी एक बहुत फेमस है, अजय देवगन का रोल जो है उसमें, लेजेंड ऑफ भगत सिंह। अरे मुझे लगता है कि राजकुमार संतोषी डायरेक्शन। ठीक है। मुझे लगता है उतना अच्छा रोल शायद ही कोई कर पाए। पर वो मूवी और आसपास जो थोड़ा बहुत सुना जो होता है, एक तरह हीरोइज्म, चार्म जो है भगत सिंह का यूथ में, बस प्रॉब्लम ये होती है कि पढ़ा नहीं होता है। तो वो इन डेप्थ पढ़ाई एक तरीके का कि उनके क्या विचार। तो क्या आपका भी ऐसा ही है? मतलब मैंने देखा है कि जो भगत सिंह को आइडलाइज करते हैं वो उनके एक्सट्रीमिज्म को बहुत बैक करते हैं, बट उनकी जो सोशलिज्म को लेके आइडियोलॉजी थी या जातिवाद, इस सब मतलब बहुत सारे उनके विचार थे, उसके बारे में उनको कोई हवा नहीं है। बस उनको ये पता है कि भगत सिंह थे जो बम मार दिया था। तो ऐसा ही था आपका साथ? ऐसा ही था, बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। और इवन ये वाला साइड तो पता ही नहीं था कि सोशलिज्म है। पैट्रियट था भगत सिंह, जिन्होंने अंग्रेजों से आजादी दिलाई और पार्लियामेंट में, सॉरी कोर्ट रूम में बम मार दिया, ये सारी चीजें रिवोल्यूशनरी, वो वही सब था दिमाग में। एक इमेज होती है नॉर्मल यूथ के अंदर भगत सिंह की, जब तक उसने भगत सिंह को पढ़ा नहीं होता। ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि आपने पढ़ा, और फिर क्या हुआ? मतलब भगत सिंह की रिस्पेक्ट बढ़ी या चेंज हो गया कुछ? मैं ये तो इस तरीके से करना चाहूंगा और कि पढ़ा भी क्या क्या ये भी बताइएगा। हाँ,
शुरुआत असल में भगत सिंह से नहीं हुई थी, शुरुआत हुई थी गांधी पे। एक डिस्कशन हो रहा था, पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर थे हमारे डीयू में क्लास में। तो एक अलग पर्सपेक्टिव उन्होंने दिया कि आप एज अ महात्मा या फिर एज अ इस तरीके से नहीं, एज अ पॉलिटिशियन देखिए गांधी को। तो ये बात, वो डिस्कशन, थोड़ा बात होता है, डिस्कशन हुआ एंड आगे चल के भगत सिंह पे बात होने लगी। तो हो जाता है, मतलब जब यूथ होता है तो पढ़ा नहीं होता और बहुत सारा उसके अंदर एनर्जी होता है, वो निकल जाता है। तो डिबेट में चला गया मैं बहुत ज्यादा कि अरे ऐसा कैसे कह रहा है। तो उन्होंने बोला बेटा पढ़िए आप पहले। तो पहली जो चीज मैंने पढ़ी थी भगत सिंह की, वो तो डायरेक्ट अपोजिट मेरी, क्योंकि बहुत रिलीजियस मैं उस वक्त तक। Why am I atheist? Why am I अच्छा, atheist? ठीक है। तो उसके बाद बहुत सारे उन्होंने लिखी हैं चीजें, अगर आप देखेंगे तो। एक जाति, सबसे अच्छा जो मुझे लगता है, जो मेरा पर्सनल, एक तो उन्होंने लेटर लिखा था अपने दोस्त को, एंड एक जो टू द यंग पॉलिटिकल वर्कर्स है उनका लेख। ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं जातिवाद पे। पहला मुझे लगता है कि पंजाब में ऐसा लगता है कि यूजुअली कि पंजाब में जातिवाद नहीं एग्जिस्ट करता। हाँ। और उन्होंने सिख आइडेंटिटी की जगह उन्होंने एज अ ह्यूमन आइडेंटिटी को सबसे ऊपर रखा, सारी आइडेंटिटीज को साइड लाइन करके एज अ ह्यूमन। जो अच्छा, एक और बड़ी चीज है कि भगत सिंह नेशनलिस्ट नहीं थे। बिल्कुल नहीं, ये बहुत बड़ा मिथ टूटा है मेरा। जो पोर्ट्रे किया जाता है एक तरीके का कि जो हम आसपास देखते हैं व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स, वैलेंटाइंस डे के दिन चलता है कि तिरंगा उस दिन हुआ था, जबकि बहुत सारे मिथ चलते हैं। बहुत समय तक, ये मैं तो ये कह रहा हूँ, व्हाट्सएप का एक्सेस भी नहीं आया था मुझे तो मोबाइल भी 12th के बाद मिला है। फेसबुक पे ही बहुत सारा चल रहा होता है। अब उसके अल्टीरियर मोटिव्स होते हैं उन सारे ऑर्गेनाइजेशंस के, ताकि वो प्रोपेगेंडास होते हैं। तो ये एक भगत सिंह शुरुआत थे। फिर मैंने और भगत सिंह ने आपको किस चीज के लिए मोटिवेट किया कि आपको सोशल सेक्टर में कुछ करना चाहिए इस चीज को लेके, या हमारी सोसाइटी में बहुत सारी चीजें हैं जिन पे काम करने की जरूरत है? सबसे पहला मुझे ये लगता था कि मैं बहुत बढ़िया इंसान हूँ। ओके, ठीक है। तो जब मैंने पहली बार पढ़ा, जिस चीज के वो विरोध में थे सारी चीजों में, मैं वो सब तुम्हारे अंदर रेप्लिकेट कर रहा हूँ, मैं कास्टिज्म रेप्लिकेट कर रहा हूँ। और समझ नहीं है कोई, और इनइक्वालिटी जो है एग्जिस्ट करती है, उसे एज इट इज रहने देना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि जो गरीब है वो किसी रीजन से गरीब है और कहीं ना कहीं सोशल को जस्टिफाई कर रहा हो, ये चीज मुझे अंदर समझ डेवलप हुई। और एक तरीके का समझ, कंपैशन थोड़ा बहुत जो होता ही है हर ह्यूमन के अंदर, मेरा ये मानना है, चाहे वो जो भी विचारधारा मानता हो, पर कहीं ना कहीं डीप डाउन वो ह्यूमनिस्ट टेंडेंसी होती है। बस ये है कि इतना ज्यादा कंडीशनिंग हुई होती है, इतना सारा प्रोपेगेंडा के बीच वो पला बड़ा होता है, दब जाता है और बाकी चीजें बाहर आ जाती हैं जो उसे सोसाइटी बताती है। यही होता है, यही मेरे साथ भी हुआ कहीं ना कहीं। तो जब आपने भगत सिंह को पढ़ा तो कंपैशन भी जगा, अपने ऊपर क्वेश्चन, अपने अंदर से निकला कि भाई ये सब चीजें तो बड़ी गलत है मेरे अंदर, एंड ऑब्वियसली एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जगी। और सबसे इम्पोर्टेंट था कि क्वेश्चन करना बहुत इम्पोर्टेंट था मेरे लिए। ठीक है। इसीलिए मैं इस तरफ आ पाया जहाँ पे हूँ, जिस लाइन में जा रहा हूँ, क्योंकि मैं हीरो तो मानता था हमेशा से कि ये तो हीरो है, कि मॉडर्न इंडिया का हीरो है, ठीक है, इंडियन यूथ का हीरो है। हीरो मानना हो, पर उसके अगेंस्ट खड़ा हो, या तो मैं हीरो ना मानूं, या तो ये हो सकता था मेरे साथ। तो पहले से भगत सिंह को आप आइडलाइज करते थे? उस समय तक पढ़ा नहीं था। पढ़ा तो जो इमेज थी वो शैटर हो गई, लेकिन वो रिस्पेक्ट वैसी ही बनी रही, और ज्यादा रिस्पेक्ट बनी और बढ़ गई पढ़ने के बाद। 23 साल की उम्र में कोई इंसान इतना बड़ी सेक्रीफाइस की बात कर रहा है, और सिर्फ सेक्रीफाइस की बात नहीं कर रहा है, वो एक समझ के साथ सेक्रीफाइस की बात कर रहा है। बहुत बड़ी बात है। क्वेश्चन करने वाला था मैं, 20-21 साल का था, मैं क्या कर रहा हूँ अपनी लाइफ के साथ। ठीक बात, ये ट्रिगरिंग पॉइंट था। और जो कोविड के टाइम पे जो चीजें देखी, ये आपके साथ ही हुआ है, क्योंकि ये मैं भी मानता हूँ हमारे बहुत सारे सोशल हीरोज हैं
जिनको लोग आइडलाइज तो बहुत करते हैं, उनको पोस्टर बॉय बहुत बनाया जाता है, उनके नाम का इनफैक्ट मिसयूज बहुत किया जाता है, लेकिन उनके खुद के क्या आइडियल्स थे वो लोगों को नहीं मालूम है। नहीं। और ये मेरे ख्याल से मैंने दो लोग, जैसे भगत सिंह उनमें से एक हैं, अंबेडकर के साथ भी ये बहुत होता है और स्वामी विवेकानंद के साथ बहुत होता है। अंबेडकर के साथ भी मेरा मतलब जो जिस आइडेंटिटी से मैं आता हूँ, तो एक तरीके का प्रोपेगेंडा होता है कि वो तो बहुत खराब इंसान है। ठीक है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। ठीक है। एंड एक और भी साइड है जो अंबेडकर एज अ फेमिनिस्ट कभी उस तरीके से, मतलब मुझे लगता है कि पढ़ा जाना चाहिए, समझेंगे लोग कि अंबेडकर एज अ फेमिनिस्ट कितना बढ़िया इंसान है, कि हिंद चाहे वो विमेन राइट्स को लेकर के जो प्रॉपर्टी राइट्स हो, सारी चीजें कोई नहीं सोच सकता था। वो इमेज भी कहीं ना कहीं साइडलाइन हो जाती है अम्बेडकर की। तो बहुत सारी चीजें तो हम पढ़ेंगे आपको तो भगत सिंह ने इंस्पायर किया, अंबेडकर ने किया, गांधी का क्या सीन है? शुरुआत तो मेरी गांधी से ही हुई थी। शुरुआत में गांधी पॉजिटिव थे, मतलब शुरुआत तो निगेटिव से थी। ठीक है, ठीक है। स्कूल में थोड़ा बहुत जो बताया जा रहा है ठीक है, पर हमारे भाई सोशल मीडिया और सारी चीजें वो बहुत ज्यादा मिथ है बहुत सारे उनके साथ, क्योंकि एक पर्टिकुलर प्रोपेगेंडा चलता है जिसमें गांधी जी को नेशनल विलन पोर्ट्रे किया जाता है। ठीक है, तो उसी कंटेक्स्ट में पूछ रहा था मैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है एंड मैं तो मानता ही था, पर वहाँ बी द चेंज वाला जो स्टार्ट है ना मेरे साथ, गांधी जी से ही आया। पर गांधी को भी पढ़ा है मैंने बहुत, पर ये हो सकता है कि ऐसा कहा जा सकता है कि मैं बहुत हद तक अलाइन नहीं कर पाया एक समय पे आने के बाद। हो सकता है मेरी एज का रीजन हो या फिर अभी क्या सिचुएशन है, मतलब पढ़ने के भी बाद और इतने सोशल एक्सपीरियंस के बाद? कि मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि भगत सिंह को अभी भी आइडल ही मानूंगा अपना, उन्हीं को मानता हूँ। थोड़े बहुत गांधी जी के मतलब टोटलिटी में तो ठीक इंसान, बट बहुत सारे व्यूज हैं, वो लगातार एक अच्छी बात थी कि वो चेंज कर रहे थे व्यूज जो सीख रहे हैं। पर चाहे वो वर्ण सिस्टम का जस्टिफिकेशन हो, चाहे वो अम्बेडकर जी के साथ जो उनके डिबेट्स हैं, जो डिफरेंसेस रहे, उस अकॉर्डिंग में मैं हमेशा मतलब जो विचार में बेहतर है मेरे अकॉर्डिंग, ये आपका पर्सनल ओपिनियन कुछ भी हो सकता है या किसी और का कुछ भी हो सकता है, पर मुझे लगता है जो जिसके विचार ज्यादा बेहतर है उससे बेहतर किसी एक सर्टेन टॉपिक पे एक पर्टिकुलर इंसान के विचार बहुत अच्छे हो सकते हैं और एट द सेम टाइम किसी टॉपिक पे खराब हो सकते हैं। और वो सिचुएशनल भी होता है, मतलब उनके समय में उनके हिसाब से वो सही था और शायद कुछ और एक्सपीरियंसेस होते तो वो बदल भी जाता। बिल्कुल ऐसे बहुत सारे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स हैं जो ब्रिटेन के अगेंस्ट और एक मास मूवमेंट में हिस्सा लिया उन्होंने, बहुत पूरा सैक्रिफाइस करके कांग्रेस की अध्यक्षता में। और उनके आप कास्ट पे या फिर जेंडर पे व्यूज सुनेंगे या फिर पढ़ेंगे तो ये क्या कह रहे हैं, पर हम मुझे लगता है कि हमें अच्छी चीजें लेनी चाहिए लोगों से। बिल्कुल, मतलब हर पर्सनालिटी के अलग अलग चीजों के बारे में अलग अलग व्यूज हो सकते हैं। बिल्कुल, ना कोई 100% सही है ना 100% गलत है। कई बार इंटेंशंस अच्छी होती हैं, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए और अच्छी चीजें उन्हें लेना भी चाहिए, खराब को क्रिटिसाइज भी करना चाहिए। पता होना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट। इसमें बहुत एग्जैक्ट एक उदाहरण है मुझे लगता है, एग्जांपल सावरकर का, कि एक टाइम तक आप सावरकर का जो जीवन पढ़ेंगे ना, वो रिवोल्यूशनरी और सारे चीजें बेहतर तरीके से, वो टाइम तक हमें मुझे नहीं लगता है उनमें कोई प्रॉब्लम, पर उसके बाद वो जेल, सेलुलर जेल और उसके बाद जो भी उनकी चीजें बदली वो हमें नहीं लेनी चाहिए, वो खराब चीजें। ये मेरा भी ऑब्जर्वेशन है सावरकर की। अगर आप लिटरेचर पढ़ो तो एक लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो कि उसके पहले जो सावरकर थे उनके आइडियाज काफी चेंज हुए बाद वाले सावरकर से। तो हमें बाद वाला नहीं लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ठीक बात है। तो अभी तक हमें समझ आया कि हर्ष बहुत सारे लोगों की तरह एक राय रखते थे, फिर उन्होंने पढ़ा तो राय बदली, और ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि ज्ञान के बेसिस पे जो हम आज सही मानते हैं वो कल गलत भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी चीज है। तो कितने साल हो गए आपको सोशल फील्ड में काम करते हुए? मुझे 1.5 साल से ऊपर हो गया। ठीक है, हाँ 1.5 साल। तो
आपने डीयू में यूजी किया है? ग्रेजुएशन ठीक है। क्या सब्जेक्ट्स थे? हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस। Good. अब हिस्ट्री का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हिस्ट्री की वजह से ही मेरे अंदर जो साइंटिफिक टेम्परामेंट और सारी चीजें डेवलप हुई। जो मेरे मिथ थे, जो चीजें कंडीशनिंग जो हुई, जो बच्चे बताएगी, वो क्वेश्चन वहां पे उठा कि ये तो अलग है, और जो मुझे बताया गया वो तो अलग है, क्या माना जाए? तो तर्क, भगत सिंह तर्क की बात करते हैं कि क्वेश्चन हाँ। करो, डाउट करो। डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तर्क पे जो सही बैठा वो लिया, जो तर्क पे नहीं बैठा सही उसे जाने दिया। अच्छा, ये 3 लोग हैं जो भगत सिंह, अंबेडकर और गांधी लगभग कंटेम्प्ररी थे, और इन तीनों के ही विचार अपने अपनी जगह पे बहुत अच्छे, बहुत सही है, बट सबके एक जैसे नहीं है आपस में। कुछ इंटरलिंक करती हैं चीजें, पर मतलब जैसे गांधी बहुत स्पिरिचुअल थे, बहुत भगत सिंह एथिस्ट थे, और अंबेडकर ने तो बहुत कुछ, मतलब खासकर एक पर्टिकुलर रिलीजन के तो बहुत अगेंस्ट रहे। क्योंकि उनका उस रिलीजन में ही सबसे ज्यादा शोषण हुआ है। हाँ, वो रूट कॉज ही मानते थे उन सब चीज़ों का। ये बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब ये मैं सजेस्ट करूंगा कि इन तीनों लोगों के थॉट्स पढ़ेंगे तो आपका बहुत बढ़िया 360 डिग्री पर्सपेक्टिव डेवलप होगा सोसाइटी को लेके। तो डीयू से यूजी के बाद ये कैसे हुआ, मतलब गांधी फेलोशिप जो आपने शुरू की, मतलब ये प्रोसेस क्या था? थोड़ा बहुत कॉन्शियसनेस तो आ ही गया था मेरे अंदर। उसके अच्छा, डीयू में रहते हुए कुछ किया आपने? डीयू में रहते हुए ही कॉन्शियसनेस डेवलप हुआ। मुझे लगता है कि डीयू अगर हम अच्छे सेंस में, मतलब अच्छे एटमॉस्फेयर में रहते हैं, तो बहुत सारी चीजें आपको मतलब कॉन्शियसनेस तो डेवलप ही कर देता है वो कहीं ना कहीं। तो मैं पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा था इन्वॉल्व, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में। ओके, ठीक है। कॉलेज लेवल की पॉलिटिक्स। पर उस समय तक किसी तरीके का मतलब आइडिया नहीं क्लियर था। पॉलिटिक्स एज अ मींस टू गेट सम प्रॉफिट और दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। ये मोटिवेशन थी फर्स्ट ईयर तक। ठीक है। ज्यादातर लोगों की होती है इसी तरीके से, ठीक है। कर भी रहे होते हैं। और एक वो भी होता है ना, अट्रैक्शन होता है कि जैसा माहौल बन जाता है, बिल्कुल नेताजी वाला। ठीक है। होता ही है। तो सेकेंड ईयर तक आते आते थोड़ा बहुत चीजें, पढ़ाई वगैरह सीरियसली लेना स्टार्ट किया मैंने जब। तो मतलब मुझे लगा कि सिर्फ यही नहीं होना चाहिए, तो बाकी चीजों में इन्वॉल्वमेंट, जो सच में बेहतर कुछ करना चाह रहे हैं, या फिर स्टूडेंट राइट्स के लिए भी जो सही में सर्कल्स काम कर रहे हैं या फिर किया है उन्होंने, उस सर्कल्स में जाना, स्टडी सर्कल वगैरह ज्वाइन करना। तो फर्स्ट ईयर में अट्रैक्शन था स्टूडेंट पॉलिटिक्स को लेके, उसके बाद कैसे कैसे प्रोग्रेशन हुआ? तो जैसे मैंने बताया कि मैं थोड़ा बहुत पढ़ाई को सीरियसली लेने लगा अपने, और पढ़ तो रहा ही था इन लोगों को कि क्या है सीन। तो यहाँ से थोड़ा बहुत ये हुआ कि अलग कुछ ऐसे सर्कल्स मिले जो बेहतर थे, जो जज नहीं कर रहे थे मुझे मेरे किसी थॉट पे। वो समझ रहे थे कि कंडीशनिंग होती है, और मुझे एज अ पर्सन ग्रो करने में हेल्प कर रहे थे। ठीक है, मतलब एक तरह से जो करेक्ट कर रहे थे आपके व्यूज को। प्रोग्रेसिव सर्कल से होता है। उनका क्रिटिक भी बहुत होता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि जो भी इंसान अपने समय से आगे की बात कर रहा है, उसका कुछ ना कुछ लेवल पे क्रिटिसिज्म हो ही रहा होता है। ठीक है। इस तरीके से ग्रो हुआ। एंड फेलोशिप तो एक उसी सर्कल से, एक म्यूचुअल फ्रेंड थे हमारे सीनियर, 4-5 साल सीनियर, उन्होंने फेलोशिप की थी। तो होता क्या है, डीयू आपको बुक स्मार्ट तो बना देता है, कॉन्शियसनेस भी डेवलप कर देता है, और वो एक बबल भी क्रिएट कर देता है। मेरा जो एक तरीके का ओपिनियन है, उसमें मैंने लिखा भी है एक आर्टिकल पूरा कि मेरा क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुआ। आप ब्लॉग लिखते हैं? हाँ। तो जब 1 साल बीकानेर में बीता, तो वो जो होता है ना कि बहुत ज्यादा आइडिया मिलता है हमें कुछ अच्छा सीखने को, और सामने वाला कुछ कह रहा होता है, कोई भी पर्टिकुलर इंसान कुछ कह रहा है और वो बहुत गलत बात कह रहा है या फिर गलत है। तो जब आइडिया मिलता है और हमें समझ नहीं होती बहुत ज्यादा ग्राउंड की, तो हम कैंसिल कर रहे होते हैं। कैंसिल करना है, अरे मतलब वैलिडेशन नहीं होता है बेसिकली, आप बेवकूफ हैं, इस तरीके का। हमें ये समझ नहीं होती है कि ये मेरे अंदर बहुत समय तक था, क्योंकि मुझे तो मिल गई समझ, पर मैं ये करता था स्टार्टिंग में। ठीक है। पर ग्राउंड पे जा करके एकदम
गांव में काम करना, अलग अलग चैलेंजेस फेस करना। समझ में आया कि हमें टैक्टिकली चलना होगा, और हमें ये समझ में आया कि मतलब बहुत ज्यादा समझ में आया कि कोई किसी की गलती थोड़ी है कि वो क्या थॉट प्रोसेस लेकर के चल रहा है। बिल्कुल ठीक है। अगर हम चेंज चाहते हैं हम्म तो हमें उसकी वो समझ एक तरीके की डेवलप करनी होगी कि वो एनवायरनमेंट देना होगा देना जिससे चेंज हो। या कि वो ओपनली बता सके अपनी बात, एंड हम फिर पूरा प्रोसेस में आ सकते। ठीक है, मतलब मैं इसको ऐसे समझूंगा कि उन्नाव में रहे, यहाँ का जो एनवायरनमेंट था उसमें तुम्हें जो एक समझ मिली वो लेके तुम दिल्ली गए, शुरुआत वहां भी वैसे ही हुई, फिर तुम्हें एक बेटर सर्कल मिला जहाँ पे एक मतलब तुम्हें ये रियलाइज हुआ कि जो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है उनमें क्या क्या फ्लॉज हैं तुम्हारे अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर तुमने और पढ़ा, फिर वो डीयू से निकलते निकलते काफी कुछ चेंज हो गया, और तुम भी ये समझते हो कि जिनकी जो सोच है वो लोग गलत नहीं है, नहीं बिल्कुल उनका एनवायरनमेंट ठीक नहीं है ना। ठीक नहीं। एंड क्वेश्चन लगातार कर रहा था, जो भी वो सर्कल भी मिल रहा तब भी अब क्वेश्चन कर रहा हूँ कि अब क्वेश्चन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। होता क्या है, हम सुन लिया हमने एंड हमें लग रहा है कि इन्फीरियरिटी होता है, कॉन्फिडेंस की कमी होता है, जो एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा लाने की ज़रूरत है। मेरे अंदर भी था, जो एलिमेंट्री स्कूलिंग में बहुत ज़रूरत होता है, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कॉन्फिडेंस डेवलप करने की। तो क्वेश्चन करना, तो इस तरीके से लगातार क्वेश्चन करते हुए आंसर मिलते गए, जो आंसर मिलते गए, जो नहीं मिले फिर पढ़ के सीखा, ऐसे ही ग्रो ठीक किया। है। तो मैं बेसिकली ये जानना चाह रहा था कि फेलोशिप एक सीनियर के थ्रू तुझे गए तुम, ठीक है, और ये डिसीजन कॉन्शियस था कि तुम्हें कॉन्शियस उसमें जाना है? एक टाइम पे मेरे पास दो ऑप्शन थे, एक और भी ऑप्शन था साथ में, बट मुझे लगा कि मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मुझे क्वेश्चन करने थे अपने आइडिया जो मुझे मिला है डिफरेंट प्रोग्रेसिव सर्कल से, कितना ठीक है, कितना मतलब तौलना था, मेजर करना था फील्ड पे उतर के। और मुझे लिखना पसंद है, ठीक तो है। ये भी एक मोटिवेशन था कि ग्राउंड की स्टोरीज चाहिए। मैं ग्राउंड की स्टोरीज किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू, कि झारखंड में कोई दोस्त है जो काम कर रहा है, उसके थ्रू लिखना, मुझे अपनी आंखों से जो देखी हुई चीजें हैं उन पे लिखना था। कुछ लिखी भी है, चाइल्ड मैरिज पे मैंने एक बेसिकली एक एपेटाइट थी जिसके लिए तुमने ये एक रास्ता चुना है। ठीक है, मैं इंटरेस्टेड हूँ जानने में कि ये तो हो गया कि तुम्हें सोशल सर्कल में रहा, और ये कुछ ऐसी हार्ड हिटिंग सिचुएशंस पड़ी कि जब तुम वहां गए तब तुम्हें लगा कि नहीं प्रॉब्लम कितनी सीरियस है, या फॉर एग्जांपल जैसे तुम जेंडर की बात कर रहे हो या कास्ट रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन है, और भी बहुत है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत होता है, बॉडी शेमिंग बहुत होती है हमारी सोसाइटी में, तो ऐसा कुछ मतलब फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हुआ हो तुम्हें? बहुत सारे हुए, पर कोई एक जो बहुत इनिशियल जिसने हिला दिया हो एकदम? पहले 3 मंथ्स में तो मैं एकदम पेसिमिज्म आ गया था मेरे अंदर कि कुछ नहीं हो सकता, ये दुनिया बहुत खराब है, अरे बेकार है। ठीक है, ठीक है। कि मैं समझा रहा हूँ, कुछ सामने वाला सुनना ही नहीं चाह रहा है, इवन क्योंकि आइडिया नहीं था क्लियर, समझ नहीं थी उतनी, तो जो विक्टिम भी है उसको भी मैं बता रहा हूँ, जो एक तरीके का विक्टिम है, जो उस आइडेंटिटी से आता है, उसे भी मैं बताना चाह रहा हूँ, और वो उसके अपोजिट बात कर रहा है। तो ये सारी चीजें शुरुआत में बहुत इम्पैक्ट करती हैं। मुझे लगता है क्या ही मतलब है जब इस सब का कुछ काम करने का है, मतलब तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें कोशिश कर रहे हो उसके भले के लिए, लेकिन सामने वाला अपनी भले में इंटरेस्टेड नहीं है। बिल्कुल। तो हर्ष, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ऐसा कोई इंसिडेंट जो आपने देखा हो और बहुत हार्ड हिट किया हो आपके सोशल अंडरस्टैंडिंग और इन सब चीजों को लेके? तो बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, प्री फेलोशिप या फिर फेलोशिप के पार्ट के अंदर, कहीं का भी, मतलब इनिशियल एक्सपीरियंस का होगा तो ज्यादा बेहतर लगेगा, क्योंकि जो सबसे पहला एक्सपीरियंस होता है वही इम्पैक्ट ज्यादा करता है, बाद में तो फिर वही चीजें कॉमन लगने लगती हैं। नॉर्मलाइज तो बहुत ज्यादा चीजें हो जाती हैं। मैं फेलोशिप के इनिशियल डेज का ही बताता हूँ, क्योंकि एक आइडिया हो गया था कि ये बेहतर चीजें हैं, तो क्या होता है, थोड़ा समझ डेवलप हो गई थी। उसके बाद और ज्यादा मतलब खराब लगा मुझे, पेसिमिज्म, ये सारी चीजें। तो मुझे जेंडर पे सेशन लेना था बीकानेर में, पहले एक साल में बीकानेर था, तो मैंने प्लान किया था स्कूल में। या ठीक है,
7th से 12th क्लास तक के बच्चों के साथ स्कूल के टीचर्स और प्रिंसिपल, कुछ पेरेंट्स, इस तरीके का था इवेंट में। तो एक दिन पहले जाकर के डेमो प्रिंसिपल को ऑब्वियसली बताना होता है कि आप क्या क्या बात करोगे, कुछ सेंसर तो नहीं होना है। या ठीक है। होता ही ऐसा। तो क्योंकि हम ये काम एक तरीके का जो प्रोग्राम है उसमें नहीं, अलग से मैं जो मुझे लगता है कि करना चाहिए, तो मैंने मैम को बताया सारी चीजें। तो मैम बहुत खुश थी कि करना चाहिए। मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे भी बात थी उसमें। तो एक चीज और, ये गवर्नमेंट स्कूल था? सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी नियर, ठीक है। गांव का, दूर गांव का, मतलब जो उनका बच्चों का बैकग्राउंड था वो रूरल था? रूरल पूरा। ठीक है, ठीक है। तो पहले दिन तो मैंने सब बताया मैम को। मैम बहुत खुश की, बहुत अच्छी बात है, करना ही चाहिए, सैनिटेशन पे बात होनी चाहिए, मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे बात होनी चाहिए। नेक्स्ट डे में पहुंचा तो, और ये कोएड स्कूल था? या ठीक है। पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। अब वहां पे ऐसा सिनेरियो बन गया कि मैं बात ही नहीं कर भी सकता हूँ कि नहीं इस पे, मतलब क्वेश्चन आने लगे कि नहीं करना चाहिए मुझे, कि ये क्या हुआ। और मतलब सब कुछ प्लान हुआ, प्रिंसिपल मैम खुश थी, सारी चीजें। फिर अब एक ही दिन में वक्त बदल गया, वक्त जज्बात बदल बदल गए। मेरे ठीक है। पैरों के नीचे से। मैं क्या पूरा सब प्लान करके आया था कि एक्टिविटी कराऊंगा। मेरे साथ किसी ने पहले किया होता तो और ज्यादा जल्दी ग्रो करता मैं और बेहतर इंसान बनता मैं। और एजुकेशन का यही मतलब है। अच्छा, मतलब जो आपने अपने लर्निंग टाइम में मिस किया, बिल्कुल, वो आप बच्चों को देना चाह देना रहे थे वहाँ चाहते पे। ठीक है। तो क्या हुआ फिर? तो बहुत ज्यादा डिस्कशन में गया प्रिंसिपल मैम के साथ, क्या हो गया मैम, सारी चीजें। फिर वो सेंसर वाली बात जो आपने बोली वही हुई एट द एंड, कि अब कुछ ना करने से बेहतर है कुछ कर। फिर ये था ऑप्शन मेरे पास, या तो कुछ नहीं होगा वहां पर, या तो हम कुछ बात कर सकते हैं। मतलब ऐसे इश्यूज मत बात करो जिसपे अनईजी हो जाएं लोग। अनईजी हो जाए, ठीक है, भले ही वो कितने ही जरूरी हो। कितने भी जरूरी। तो ये मतलब हमें मतलब पता ही होता है कि कुछ ना कुछ लेवल पे प्रॉब्लम आएगी, पर ये एकदम एक्सट्रीम था कि वो एक महिला जो मतलब कन्विंस्ड है, खुश है, क्योंकि उन्हें पता है, उन्होंने फेस किया सारी चीजें, स्टीरियोटाइप वो भी फेस कर रहे होते और हैं। सबसे बड़ी बात कि एक दिन पहले तो सब ठीक था। सब ठीक था। तो फिर खैर, फिर मैंने सेशन लिया वहां पर भी, वही सेंसर्ड। मैम ने मना ही किया था कि कुछ भी बात नहीं करनी। अब मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि मेरे साथ कोई फीमेल नहीं है। हाँ ठीक है, हाँ, वो तो जस्टिफाइड है। हाँ। फिर तो उन्होंने फिर जब सारी चीजें बिल्कुल मैंने वुमेन प्रोटेक्शन पे, मतलब क्या हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं, आप डोमेस्टिक वायलेंस देख रहे हैं या फिर कुछ गलत देख रहे हैं, इस पे इनइक्वालिटी पे थोड़ा बहुत टच करता हुआ, क्योंकि मैम ने सब कर रखा था। फिर मैंने एट द एंड एक बात बोल दी कि वैसे तो मैम ने मना किया था पर माइक मेरे हाथ में था, बंद भी मैं कर सकता था। मैंने सारी बातें की कास्टिज्म पे थोड़ा बहुत। एट देन जो मेरा जिस एजेंडा के साथ गया था कि इस पे करना है, जो मुझे करने नहीं हो दिया पाया। गया, तो मैंने कहा बच्चों से, आप अक्षय कुमार को जानते ही हैं, मूवीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल लगता है मुझे। हाँ, ये तो मैं भी मानता हूँ। तो मैंने कहा कि आप जो है ना पैडमैन मूवी देखिएगा। वेरी गुड। तो जैसे मैंने बोला पैडमैन मूवी देखिएगा, प्रिंसिपल मैम का एकदम एक्सप्रेशन बदल गया। बट मुझे करना था क्योंकि मुझे जिस एजेंडा के साथ गया हूँ मैं वही नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्या मतलब है। थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है। मतलब पुश देना पड़ता है। मैनिपुलेट किया, मौके का बहुत फायदा जरूरी। उठाया, बट किया जो करना था। गुड। तो ये मुझे एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा था कि यार क्या हो गया ऐसा। मैम भी काफी अंडरस्टैंडिंग है। तो इस पे फिर मैं बात करने वहां पे गया कुछ दिन बाद प्रिंसिपल से अकेला में ऑफिस में कि मैम क्या हुआ ऐसा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो सीखने आया हूँ कैसे। हाँ हाँ। तो फिर उन्होंने थोड़ा सा एक्सप्रेस किया कि ये देखिए सर, मैं तो यहाँ की लोकल नहीं हूँ, बहुत ग्राउंड पे बहुत कॉम्प्लेक्स पॉलिटिक्स चलता है। तब भी मुझे समझ में आता है कि पॉलिसीज जो अच्छी होती है वो ग्राउंड पे क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो पाती। क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स है जो कंसीडर ही नहीं किए जाते। प्रिंसिपल मैम है नहीं वहाँ की, लोकलाइट, और महिला हैं, और वहाँ पर एक सीनियर टीचर हैं जो पुरुष हैं, जिनका डोमिनेंस है उस स्कूल में, क्योंकि वो गांव के पास के हैं। ठीक है, भले ही वो प्रिंसिपल से जूनियर है। आप देखिए कि पोस्ट उनके ऊपर है, पर जेंडर उनका महिला है, वो तो दब रही हैं।
तब ना पड़ जाता है सिनेरियो बन दोनों रीजन, एक तो जेंडर है और दूसरा लोकल नहीं है। लोकल नहीं, दोनों रीजन, सही बात है। तो फिर उन्होंने बताया कि हम अगर, और ये भी है कि आप ज्यादा एक्सप्रेस करेंगे तो हम बहुत मुश्किल से बच्चों को लेकर आ पाए वापस, प्रॉब्लम आएंगी, फिर ले लिया जाएगा वापस, पेरेंट्स स्कूल ही नहीं भेजेंगे। ये मुझे समझ में आया, पर ये जस्टिफिकेशन नहीं है किसी तरीके का, मुझे लगता है। नहीं, मेरे ख्याल से मतलब अपनी जगह वो ठीक सही है, है, क्योंकि ठीक है, ये सारी बातें काइंड ऑफ गंदी बात बोल के कि ये सीखने थोड़ी भेजा है हमने स्कूल में, पर फिर मत जाओ स्कूल। बिल्कुल यही होता ठीक है। पर एज अ सोशल वर्कर मेरा तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो पहले दिन ही मैम मुझसे ओपनली बताती, और उन्होंने ये तो मैं मानता हूँ कि कुछ ना कुछ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस किया होगा तभी अगले दिन चेंज हुआ, लेकिन मैं एग्जैक्ट एग्जाम्पल तो नहीं दे सकता, बट ये चीज सही है कि बहुत टीचर्स जो पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को, अब शायद चेंज हो गया होगा, लेकिन कुछ समय पहले स्कूल नहीं आना चाहते थे बच्चे। बहुत कुछ बदला है जब से मिड डे मील और ये होने लगा है, तो कोई भी ऐसा रीजन कोई टीचर नहीं देना चाहता है जिससे बेसिक पढ़ाई जो करने स्कूल आ रहे हैं बच्चे उससे दूर हो जाएं। फिल्मों की बात की तो मैं एक फिल्म का एग्जांपल देना चाहूंगा, स्केटर गर्ल गर्ल करके एक मूवी है, देखिए, देखना। इनफैक्ट वो आई थिंक जोधपुर की कहानी है, बेस्ड ऑन रियल स्टोरी है कि फिक्शन है ये मैं नहीं कह सकता, बट उसमें जिन चीजों के बारे में तुम बात कर रहे हो काफी कुछ दिखाया गया है। मुझे मैं जरूर देखूंगा। अब मुझे सच में लगता है कि मेरे भी एक तरीके के ग्रोथ में सिनेमा का अच्छा रोल है। मेरे नहीं, जैसे बहुत अच्छे सिनेमा दिखे, खासकर तुमने जिन चीजों की बात की, ऑब्वियसली पैडमैन में वो दिखाया गया और एंटरटेनमेंट के साथ हो गया, लोगों ने देख भी लिया। मैं बहुत सरप्राइज्ड हूँ कि किस तरह से बहुत सेंसिटिव इश्यूज फिल्मों में हो जाते हैं, हम साथ बैठ के देख भी लेते हैं, हालांकि इम्पैक्ट शायद नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन अगर एक सोसाइटी में उस चीज के बारे में बात भी हो गई तो एटलीस्ट हमारे सबकॉन्शियस में तो चला गया है वो, हम फिर भी नॉर्मलाइज नहीं हुए हैं। मतलब अभी ओ माई गॉड 2 आई, बहुत बड़ा इशू उसमें वो किया, कोई बहुत मेजर इम्पैक्ट नहीं किया, लेकिन मैं मानता हूँ कि इतने बड़े लेवल पे इस तरह की बात करना ही बहुत बड़ा वो है, क्योंकि एंड में कमर्शियल सिनेमा को भी पैसा कमाना है। तो इसमें मुझे खैर ये लगता है अच्छी चीज है और इम्पैक्ट करती है। इसमें मुझे लगता है ना कि पैरेलल सिनेमा, मतलब जो सोशल वर्कर हैं या फिर सोशल चेंज की बात कर रहे हैं, पैरेलल सिनेमा को देख सकते हैं। बहुत सेंसिटिव इश्यूज, बहुत मतलब सीरियस इश्यूज पे फिल्म्स हैं। एंड एक मूवी का नाम अभी अभी तो पैरेलल सिनेमा नहीं है, बट पैरासाइट, मुझे जो एकेडमी अवार्ड भी मिला उसे, पैरासाइट, साउथ कोरियन। हाँ, ओके, हाँ। तो इनइक्वालिटी कैसे कैसे पैरेलल लाइफ एग्जिस्ट कर रही होती है। तो मतलब वो भी, ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं इंडियन, मतलब हिंदी सिनेमा इस मामले में तो मैं भी मानता हूँ कि एक तो सिनेमा या ऐसे देख लो तो स्टोरी टेलिंग में ही बहुत बड़ी पावर है। बहुत पावर है। और मुझे लगता है कि आर्ट किसी भी फॉर्म में बहुत, और मैं ये ऐसे मानूंगा कि शायद बहुत पहले के समय से हमें, मतलब मैं भारत के जो हिस्टोरिकल और कल्चरल वो चीजें रही हैं, हमें कहानियों से बहुत कुछ सिखाया गया है, चाहे वो पंचतंत्र हो या उपनिषद में दी हुई कहानियां हो। और हालांकि ये बात अलग है कि हम कहानी पढ़ के भूल जाते हैं, उसके मैसेज को नहीं लेते, बट कहीं ना कहीं वो अंडरलाइंग आर्ट स्टोरी टेलिंग ही है जिसका इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो हमने तुम्हारा वो देखा जिसमें एक एक्सपीरियंस हुआ तुम्हारा जो बड़ा अजीब हुआ, ठीक है, तो इसके बाद और जगह सेशंस दिए, तो मतलब तुम्हें पता चल गया कंसर्न्स क्या थी उनकी, बहुत कुछ खास तुम कर नहीं सकते थे उनको एड्रेस करने के लिए। यही कर सकता था कि कोई इसमें नॉर्मल सा सॉल्यूशन ये था कि मेरे साथ कोई फीमेल हो और वो बात करे। हाँ, वो ठीक है। या मुझे फिर ऑनेस्टली
वो टीचर भी बता ही दिया उन्होंने कि राजस्थान गवर्नमेंट का एक योजना था जिसमें पैडमैन मूवी दिखाना था बच्चों को साथ बैठाकर, बट उन्होंने बोला कि हमने तो सिर्फ लड़कों को दिखाया। ठीक है, बट मुश्किल सिचुएशन है, और लेकिन हाँ ये आई थिंक तुम्हारा काम फील्ड पे रह के शायद यही है कि समझना भी है। जो मौका, जैसे तुमने बोला कि कुछ नहीं करने से अच्छा कुछ बेटर है, तो वो भी ठीक है, कुछ ना भी हो। हाँ, जिस एक अच्छा इम्पैक्ट भी हुआ है एट द एंड। एक बच्चा आया 7th या 8th क्लास में था, वो हाथ में लिख करके मुझे उसने दिखाया कि देखिए सर मैंने ये हेल्पलाइन नंबर लिख लिया है, मुझे कुछ गलत होता दिखेगा तो मैं कॉल करूँगा। मेरे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट था कि मतलब इतना सारा प्रॉब्लम होने के बाद चलो कम से कम कुछ यही होता है कि मतलब एक भी बच्चा अगर या फिर एक भी टीचर, हाँ, तो हम बेसिकली हमें कोशिश करनी करते चाहिए, रहने चाहिए हमें, अपने आप से नहीं मान लेना चाहिए कि कुछ भी नहीं हुआ जीरो बिल्कुल। इम्पैक्ट हो रहा है। और आई थिंक इसी ने मोटिवेट, इसके बाद ऐसा कुछ हुआ? मतलब इंसिडेंट तो होते रहे, हाँ, पर सॉल्यूशन निकाल लिया इसके बाद मैंने, तैयार भी रहा, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे, तो मतलब कम ज्यादा ये रहा कि सॉल्यूशंस निकाल लिए इसके बाद मैंने। एक्सपीरियंसेस तो लगातार रहेंगे, कोई ना कोई प्रॉब्लम ले ही आएंगे वो, ताकि वो नया आइडिया ना पहुंचे, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा 1.5 साल हो गए अभी भी, लेकिन नई नई चीजें सीखने को तो मिल ही रही होंगी ना? बिल्कुल। मेवाड़ मारवाड़ जैसे मैंने बताया, बीकानेर अलग डायनेमिक्स, मेवाड़ में अलग डायनेमिक्स, कुछ अलग चीजें वहाँ पे बेहतर हैं, कुछ यहाँ पे। तो ज्योग्राफी और कल्चर कैसा है बहुत इम्पैक्ट करता है। राजस्थान को एक ही उसमें नहीं मुझे लगता डालना चाहिए, बहुत बड़ा आई थिंक एजेस हैं दोनों, बीकानेर नॉर्थ वेस्ट है, वेस्ट एकदम ये पाकिस्तान साउथ से ईस्ट लगा है, हुआ, या ये एकदम एमपी से लगा हुआ, और बीकानेर ड्राई है और बहुत बड़ा एरिया एक्सट्रीम। है, चित्तौड़गढ़ काफी हरा भरा है। पर दोनों में एक चीज कॉमन है, दाल बाटी चूरमा। मुझे लगता है हर जगह मिल जाएगा। ठीक मुझे है। ऑनेस्टली नहीं उतना पसंद आया, पर ठीक है, लोग बहुत पसंद है। पसंद मुझे भी बहुत खास नहीं आया, लेकिन ये मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया था जब मैं जोधपुर गया था। जोधपुर में मैंने ये नोटिस कर लिया कि चाहे जो दे दो उसमें घी जरूर होगा भर भर के, और यही दाल बाटी चूरमा में भी मिला था। ये जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, ये एरिया पूरा प्रॉपर घी मतलब। वही है, बट बढ़िया है। हाँ, इसी बात पे राजस्थान एज अ स्टेट, एज कल्चर के तरह से कैसा रहा? ऑब्वियसली सोसाइटी में तो प्रॉब्लम्स है, सब जगह की अपनी अपनी है, बट एक्सपीरियंसेस कैसे रहे राजस्थान के? मुझे लगता है निगेटिव बहुत सारी बातें कर लिया मैंने। नहीं, बट नेगेटिव वैसे नहीं है, बट ऑब्वियसली जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, और आई थिंक ये बातें ऐसी हैं जो हर कोई नहीं कर पाएगा, तो ये अच्छा हुआ कि हमने ये की है। राजस्थान में दो चीजें बहुत ब्रूटल फॉर्म में है, मुझे ऐसा लगता है कि एक तो कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर। तो जब मैंने चाइल्ड मैरिज पे एक पूरा राइटिंग प्रोजेक्ट किया अपना, तो और भी ज़्यादा क्लैरिटी बनी कि क्यों है। तो ये दो चीज़ें तो हैं ही, पर एक पॉजिटिव साइड ये है कि कहीं ना कहीं अभी भी वो हेल्पिंग टेंडेंसी राजस्थान में, जो मुझे दिल्ली में नहीं मिलती है, सॉरी बिल्कुल नहीं मिलती है, पर राजस्थान में बहुत है। इसलिए क्योंकि बड़ा टूरिस्ट फ्रेंडली स्टेट है उनका? मुझे नहीं लगता ऐसा नहीं है, टूरिस्ट फ्रेंडली तो सिटी एरिया है, गांव ठीक है। में कैसा क्या है, वहाँ तो टूरिस्ट नहीं जाता है, वहाँ पे क्यों हेल्पफुल है इतना लोगों के प्रति। तो मुझे लगता है कि नहीं, ये जो हेल्पफुल नेचर तुमने सिर्फ देखा वो आपस में ही या बाहर से कोई आया है तो उसके बाहर लिए? से कोई आया उसके लिए, और आपस में भी मैंने देखा, एक शादी अटेंड की थी, ऑल्दो उसमें शादी में और भी चीजें थी, पर ये पॉजिटिव साइड की बात करूंगा। तो शादी है तो पूरा गांव के लोग वहाँ पे काम करने, मतलब श्रम किसी भी तरीके का श्रम दे रहे हैं, और मतलब किसी तरीके की हेल्प है, सब करा रहे हैं, और पूरा गांव इकट्ठा हो रहा है, तो सब लोग मदद कर रहे हैं। एंड कोई भी ऐसा कोई सिनेरियो प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो सॉल्व कैसे करना है एक दूसरे, क्योंकि उनका एग्जिस्टेंस ही मुझे लगता है कि इसे क्या कहेंगे कि म्यूचुअल एड पे टिका है। ये म्यूचुअल एड का कॉन्सेप्ट मुझे जो है समझ में आया कि तो एक दूसरे की इसके मदद। पीछे क्या वहाँ की ज्योग्राफी का हाथ है?
ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी का ही हाथ होता है ज्यादातर। और एक मुझे मैंने बोला जैसे कि एट द एंड वो इंसान है, ह्यूमन है, और उसके अंदर मतलब मानवता है और वो निकलती है। सिर्फ ज्योग्राफी का रीजन नहीं होता है। नहीं, मेरे कहने का मतलब था कि शायद थोड़ी मुश्किल लाइफ है वहाँ पे, अकेले अकेले लोग नहीं कर सकते, तो इस वजह से साथ काम करने वाला चीज डेवलप हुई, ऐसा हो सकता है। दिल्ली में वहां से ज्यादा टफ लाइफ है, अलग तरीके से एग्जिस्ट करना, पर वहां पे आपको उस तरीके का मतलब टेंडेंसी म्यूचुअल एड वाली नहीं मिलेगी जो राजस्थान। बेसिकली वहाँ की ह्यूमन वैल्यू है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो मैं बेसिकली अब 2 पॉइंट्स पे ज्यादा बात करना चाहूंगा कि क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि यूथ का सोशल चेंज में क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, और मेरा ये अंडरस्टैंडिंग है कि बहुत सारे लोगों को इस बारे में कोई आइडिया नहीं है कि वो प्रोफेशनली सोशल वर्क कर सकते हैं या वो इसको एज अ करियर ऑप्शन लेके चल सकते हैं। तो ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। पहले मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने जैसे 1.5 साल काम कर लिया है, ठीक है, ऑब्वियसली ये फेलोशिप है, तो कितनी क्या ड्यूरेशन है फेलोशिप की? जुलाई में एंड हो जाएगी मेरे। जुलाई में एंड हो जाएगी। 24 उसके बाद तुम और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करूंगा। मेरा क्लैरिटी है कि मैं सोशल चेंज के लिए ही काम करना चाहता हूँ और ज्यादा फर्म हो गया हूँ मैं। ठीक है, तो हर्ष, जैसा कि हमारा टॉपिक ये है कि यूथ फॉर सोशल चेंज, तो मैं अब तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि जो हमारे बच्चे अभी उस स्टेज पे हैं जिनको अपनी करियर के बारे में डिसीजन लेना है, तुम उनको थोड़ा सा बताओ कि सोशल एक्टिविज्म एज अ करियर कैसा है, और क्या वो फैक्टर्स है जिनको कंसीडर करके वो डिसीजन ले सकते हैं कि अगर उनको लगता है कि उन्हें सोशल एक्टिविज्म में प्रोफेशनली आना चाहिए कि नहीं। तो इस पर मैं क्या वो फैक्टर्स हैं जिसको देख करके हम मतलब डिसाइड कर सकते हैं कि हमें आना चाहिए कि नहीं। ऐसा एज इन फैक्टर्स तो नहीं है कोई, बट हाँ एक चीज़ जो मुझे लगता है कि अगर सोशल चेंज मतलब शुरू ही खुद से ही होता है, कि अगर हम खुद को क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं और जो भी कंडीशनिंग हुई है जिस तरीके से हमारी, एक भी चीज़ हम अपने बिहेवियरल जो चीज़ें हैं उन्हें क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं और किसी भी तरीके का मतलब एकदम रिजिड बन चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें परस्यू करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि शुरुआत खुद ही से होगी, जब का खुद आइडिया क्लियर होगा तभी आप उस आइडिया को ले जा सकते हैं सोसाइटी के बीच, उसको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं किसी वे में। तो ये मेरा मानना है। एंड बाकी एक चीज़ और भी छोड़नी होगी मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ऐसा एटमॉस्फेयर होता है हमारे मतलब आसपास, और मार्केट के द्वारा बहुत सारी चीज़ें क्रिएटेड होती हैं कि नीड्स होती हैं बहुत सारी जो नीड्स नहीं होती हैं एग्जैक्टली, जो मुझे भी बहुत सारी चीज़ें बाद में समझ में आई कि नीड्स नहीं होती। जैसे मुझे रेबेंस बहुत पसंद थे, स्पेक्स, ओके, ब्रांड ऑब्सेशन, ये सारी चीज़ें ठीक है, हमारा मतलब इनके ऊपर एग्जिस्टेंस नहीं, मतलब हम सरवाइव नहीं कर रहे हैं उनके बेसिस पे, मतलब कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके का थोड़ा हमें माइंडसेट देखना होगा कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है। अगर हम उस तरीके का माइंडसेट डेवलप कर सकेंगे तो हम ज़रूर, मुझे लगता है कि इसमें सस्टेन कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। मतलब इसको मैं ऐसे समझूं कि पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपको एक टेस्ट करना है कि आपके अंदर वो चीज़ें जो आपको बदलनी है वो आप बदल पा रहे हो कि नहीं, और दूसरी चीज़ ये है कि जो आपकी जो ज़रूरतें हैं वो एक्चुअली में ज़रूरतें हैं या सिर्फ शौक है, या आप अपने पर्सनैलिटी को सेटिस्फाई करने के लिए वो चीज़ें कर रहे हो, वो चीज़ आपके अंदर है कि नहीं। तो अगर ये दोनों चीज़ें आप आंसर कर पा रहे हो तो ऑब्वियसली सोशल एक्टिविज्म एक फील्ड है जिसमें आप अच्छा कर सकते हो। एंड इसमें एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा कि अगर नहीं भी है, कोई डाउट है, आपको क्लैरिटी नहीं है, एक तो क्लैरिटी है कि हम दोनों चीजें नहीं कर पाएंगे तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बट अगर डाउट में हम तो हमें एक बार कोशिश करनी चाहिए, कोई फेलोशिप ज्वाइन करनी चाहिए, कोई वॉलंटियर वर्क करना चाहिए आसपास। देखिए आप कितना पेशेंटली हैंडल कर पा रहे हैं या क्या सीख पा रहे हैं। ठीक है, मतलब सोशल फील्ड में काम कीजिए एज अ वॉलंटियर,
और अगर वो ठीक लगता है तो आप परस्यू कर सकते परस्यू हो, कर सकते हैं। वरना और एक्सप्लोर करो। थैंक यू हर्ष, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करने के लिए। अब मैं थोड़ा टाइम दूंगा अगर आपको मेरे से कुछ पूछना है तो सब मैं बहुत क्यूरियस रहा हूँ ये सब, मतलब इस क्वेश्चन के साथ हम्म आज मौका मिला है तो पूछ लेता हूँ। जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम्म, ये तो शायद हमारे प्रेयर में केंद्रीय विद्यालय में, हाँ ये तो मुझे पता है, करेक्ट। मतलब भी पता है। शांति मंत्र होता है जो एंड में बोला जाता है प्रेयर के। एक क्वेश्चन था कि दो एक्चुअली, कि हम्म एक तो नाम का कॉन्सेप्ट, ये हम्म मतलब रिलीजन से आ रहा है या फिर कहाँ से, और दूसरा वो लोगो, ओके नादी ठीक है। नादी साइन से अच्छा ठीक मिलता है। जुलता, तो एक तरीके का क्वेरी था मैं बस। बढ़िया क्वेश्चन है, मुझे आंसर करने में भी मजा आएगी। तो सबसे पहले हर्ष जानना चाहते हैं कि सनातन सरोकार जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, ये किसी रिलीजन से जुड़ा हुआ है कि नहीं। तो ऑब्वियसली हम, जो हमारा भारत का नेटिव धर्म है, मुझे पर्सनली हिंदू धर्म नाम यूज करना नहीं पसंद है, ठीक है। तो मैं ये मानता हूँ कि वो भारतीय धर्म है, और जिसको सनातन धर्म भी कहा जाता है। तो ऑब्वियसली ये ऑर्गेनाइजेशन कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और स्पेसिफिक कहूँ तो ये सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है सनातन सरोकार। और सनातन धर्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि बाकी जितने रिलीजन्स हैं उनको कहा जाता है कि किसी ने स्टार्ट किया, किसी ने एंड किया, सॉरी स्टार्ट किया, एंड तो कुछ नहीं है। जैसे इस्लाम के लिए मोहम्मद साहब रहे, या क्रिश्चियंस के लिए जीसस रहे। तो जो हमारे भारत का धर्म, ऐसे कह लीजिए भारत की भूमि का, तो उसको कोई स्टार्ट करने का कोई एंड, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, इसलिए उसको सनातन कहा जाता है। और इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि सनातन का मतलब होता है जिसकी कोई शुरुआत नहीं, जिसका कोई अंत नहीं। तो इसलिए वो वर्ड सनातन धर्म यूज किया जाता है। तो सनातन अपने आप में एक पूरा वर्ड है जिसका मतलब होता है कि एटर्नल, विच हैज नेवर बिगन, विच विल नेवर एंड। मेरा मोटिव था सनातन रखने का क्योंकि हम जिन कॉजेस के लेके काम कर रहे हैं वो कोई ऐसा नहीं है कि थोड़ा काम कर लेंगे खत्म हो जाएगा, या कुछ ऐसी चीजें जो लगभग निरंतर चलती रहती हैं। और हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है उससे हमारा जुड़ाव हमेशा से बना रहेगा। मतलब अगर धरती पे दो लोग भी हैं तो वही हमारा समाज है, और हमारा एक दूसरे से लेना देना रहेगा। तो मतलब मेरा कुछ ये मानना है कि हम जिन कॉजेस को लेके काम कर रहे हैं वो ऐसे ही होंगे। इस वजह से हमने सनातन रखा है। सरोकार तो वही है कि हमारा लेना देना। एंड ऑब्वियसली ये कोई कम्युनिटी किसी रिलीजन से ना एफिलिएटेड है, ना उसके लिए काम करना है। हाँ, हमारे कुछ ऐसे कॉजेज हैं जिनमें हम सोसाइटी के लिए काम करते हैं, क्योंकि रिलीजन इज पार्ट ऑफ द सोसाइटी। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो रिलीजन से जुड़ी हुई होती हैं। जैसे हमने बड़े मंगल पे जो भंडारे होते हैं उसमें से सिंगल यूज़ प्लास्टिक हटाने के लिए काम किया। हमने रुद्राभिषेक में जो श्रृंगार में थर्मोकोल यूज़ होता था उसे कम करने के लिए काम किया है। तो वो रहेंगे, और वो ये मानता हूँ कि वो हमारा जो देश है, जो उसका कल्चर है, जो उसकी आइडेंटिटी है, उससे जुड़ा हुआ है। लेकिन अगेन ये लिमिट नहीं है, और हम किसी कम्युनिटी या किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए काम भी नहीं कर रहे, और ना ऐसा कुछ है कि हमें किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या रिलीजन से परहेज है। अब आते हैं लोगों पे। तो लोगो मतलब ऐसे अगर तुम देखोगे तो ये लोगो जो है इसको श्रीवत्स का सिंबल कहा जाता है। एंड दिस होल्ड्स इम्पोर्टेंस इन हिंदू रिलीजन। मतलब इसमें मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट विष्णु जी के चेस्ट पे ये सिंबल बना होता है। ओके। और बुद्धिज्म के कुछ 7-8 बहुत होली सिंबल्स हैं जिनमें भी श्रीवत्स आता है। और ये है बेसिकली एक एंडलेस नॉट, मतलब एक गांठ है जिसकी ना शुरुआत है ना अंत है। ओके देन, तो सो ये सनातन। सनातन का लोगो जैसे कर सकते हो। तो इसको हमने ऐसे रखा है। अगर वैसे समझोगे तो ये रिसेंबल करता है इन्फिनिटी को भी, तो इसलिए लोगो है। थैंक यू।
मेरा क्यूरियोसिटी एकदम एंड हो गया, समझ में आ हाँ, गया और मुझे। अगर आप लोग को भी इसको लेके कुछ कंफ्यूजन होगा तो क्लियर रहा होगा। एंड ये हमारा कन्वर्सेशन बहुत अच्छा रहा। हर्ष को लिखना बहुत पसंद है, तो हर्ष के सोशल मीडिया लिंक्स और ब्लॉग लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हमारे सारे सोशल मीडिया लिंक्स भी आपको ब्लॉग्स में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपके कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट्स में पूछिए। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, हम ऐसा ही कंटेंट आगे भी बनाएंगे। टू मेक श्योर वो कंटेंट आपको मिलता रहे टाइमली, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप कैसा कंटेंट चाहते हो, या ऐसे कुछ आइडियाज़ जिस पे आप चाहते हो कि हम काम करें, जो हमारे आइडियल मतलब आइडिया से, सनातन सरोकार के आइडिया से अलाइन होते हों, और अगर आप हमारे साथ जुड़ के भी कुछ करना चाहते हो, ये सारी चीज़ें कमेंट्स में बात करते हैं। थैंक यू।